हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये चैप्टर 3 के अंदर आता है। चैप्टर 3 है जनरल एक्सेप्शन के बारे में। तो ये जनरल एक्सेप्शन का ही पार्ट है, ये जो प्राइवेट डिफेंस है, और ये सेक्शन 34 से लेकर के 44 के बीच में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 34 के बारे में। सेक्शन नंबर 34 ये बोलता है कि कोई भी एक्ट यदि प्राइवेट डिफेंस में किया गया है तो उस कंडीशन में वहाँ पर कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, असोल्ट हो रहा है, और आपने उसके अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में आपने कोई एक्ट किया है, वो जनरली ऑफेंस हो सकता है। मान लो कोई आपको मारना चाह रहा है, ठीक है, तो आपने उसको मार दिया, तो जनरली वो किसी भी आदमी को मारना ऑफेंस होता है। लेकिन यदि आपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले इंसान को मारा है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 34 सिर्फ इतना बोलता है कि यदि आपने कोई भी चीज़ प्राइवेट डिफेंस में करी है तो उस टाइम पे कोई भी ऑफेंस नहीं होगा आपके द्वारा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 35 के बारे में। सेक्शन 35 ये बोलता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कितने टाइप का होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक तो बॉडी का होता है और एक प्रॉपर्टी का होता है। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी का होता है वो एक तो खुद की बॉडी का होता है, और जो अदर पर्सन होते हैं दूसरे की बॉडी का भी होता है। सिर्फ इसमें खुद का नहीं है, दूसरे वाले पर्सन का भी इसमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। और ये कब होता है? जब कोई भी ऑफेंस होता है जो कि अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी है ना। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी जो कि चैप्टर 6 में दे रखा है इस संहिता में, तो उनमें से कोई भी अपराध होता है तो आपके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन इसका उल्टा, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो प्रॉपर्टी वाला है उसमें कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस दे रखे हैं, सिर्फ उनके ही अगेंस्ट में आपके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, ठीक है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के वाले में उन खुद के ओन और अदर पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए भी उपलब्ध है। और ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और ये प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। और वो कौन कौन से ऑफेंस है? एक तो थेफ्ट में, और एक रॉबरी के अंदर, और एक मिसचिफ के अंदर, और एक क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जब आप प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के अंदर हाउस ट्रेसपास ऐसा नाम आपके सामने आएगा। तो ये जो हाउस ट्रेसपास भी ये क्रिमिनल ट्रेसपास ही है। आप उस टाइम ये मत इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास था, अब यहाँ पर हाउस ट्रेसपास नाम आया। तो ये हाउस ट्रेसपास है एक तरह का क्रिमिनल ट्रेसपास, ये इसका टाइप का ही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। या तो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है या फिर उनका अटेम्प्ट हो रहा है, तो आपके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सेक्शन 35 सिर्फ ये दो टाइप के प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करती है। सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 ये बोलता है कि देखो, जनरल सेंस में क्या होता है कि यदि आपके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी कोई ऑफेंस करता है तो आपके पास में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जब कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो, या फिर वो इंटॉक्सिकेशन स्टेट में हो, नशीली हालत में हो, या फिर उसको कोई गलत फहमी हो गई, उसको कोई मिसकंसेप्शन है, या फिर वांट ऑफ मैच्योरिटी है, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, या फिर बाय रीज़न ऑफ यूथ, अपने जो जमाने के जोश में आकर के। तो यदि किसी भी रीज़न से आपके साथ में ऑफेंस होता है, भले एक नॉर्मल आदमी ऑफेंस करे या फिर इन कैटेगरी वाला आदमी आपके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करे, तो आपके पास में सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। यदि कोई अनसाउंड माइंड का, यदि कोई पागल आदमी है, यदि आपके ऊपर अटैक करता है तो आपके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस पर्सन के अगेंस्ट में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 37 के बारे में। सेक्शन नंबर 37 ये बोलता है कि कब आपके पास में प्राइवेट डिफेंस है वो अवेलेबल नहीं है। तो सेक्शन 37 जब आपके पास में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है उन कंडीशन के बारे में बात करता है। सबसे पहले, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है और अपने अंडर द कलर ऑफ ऑफिस मतलब अपने ऑफिशियल वर्क कर रहा है, अपनी जो ड्यूटी कर रहा है, लेकिन जो वो काम कर रहा है वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाई बाय लॉ नहीं है। जैसे कि एक पुलिस वाले को किसी को अरेस्ट करता है तो वो अपने एज ए पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करते टाइम उसको वो थप्पड़ वगैरह मारता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन वो अपने इस जो उसको ड्यूटी है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस के अंडर में काम कर रहा है वो, और गुड फेथ में काम कर रहा है कि इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, और वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। लेकिन उसका वहाँ पर थप्पड़ मारना वो एक स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है।
तो इस कंडीशन में यदि आपको थप्पड़ मारा जाता है तो आप पुलिस वाले को सामने थप्पड़ नहीं मार सकते, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, आपके पास एक अदर रेमेडी वगैरह अवेलेबल है, उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंट में आप कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह हो सकता है। अदर रास्ते आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस आपके पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब लेकिन कुछ कंडीशन है जिसके अंदर पब्लिक सर्वेंट के भी अगेंस्ट में आपके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। वो है कि जब आपको रिजनेबल अप्रीहेंशन हो कि आपकी डेथ कॉज कर देगा वो पब्लिक सर्वेंट, या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट दे देगा, या फिर इनका अटेम्प्ट करेगा, तो डेथ और ग्रीवियस हर्ट या इनका अटेम्प्ट किसी भी कंडीशन में आपके पास में पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में भी आपके पास में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। ठीक है, भी बात करते हैं, यदि कोई पर्सन डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट में काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट खुद वो काम नहीं कर रहा है लेकिन अपने किसी को डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसे काम करो, तो उस कंडीशन में जिस पर्सन को डायरेक्शन मिला है उसके अगेंस्ट में भी आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। सी बात करता है कि यदि वहाँ पर टाइम है कि आप रिकोर्स ले सकते हो, रिकोर्स मतलब आप सहारा ले सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, यदि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब जो पुलिस वगैरह है उनका आप रिकोर्स, उनका प्रोटेक्शन का रिकोर्स आप ले सकते हो, उनका सहारा ले सकते हो, तो उस कंडीशन में आपके पास में कोई भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इसका सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि प्राइवेट डिफेंस में आप उतना ही फोर्स यूज़ करेंगे उतना ही हार्म आप यूज़ करेंगे जितना ये नेसेसरी है, उससे ज़्यादा का आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो किसी आदमी ने आपके थप्पड़ मारा तो आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। ठीक है, थप्पड़ मारा तो आप उसको रोक सकते हो, है ना, कुछ भी जो आप नेसेसरी है आपको वो थप्पड़ मारता है उसको रोकने के लिए, लेकिन आप उसको डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक सर्वेंट के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। तो पब्लिक सर्वेंट जब कोई भी एक्ट करता है किसी आदमी के लिए, तो सामने वाले इंसान को पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो है ये पब्लिक सर्वेंट है, या फिर रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि ये सामने वाला इंसान पब्लिक सर्वेंट है। मान लो कोई पुलिस वाला है तो वो अपनी वर्दी में होना चाहिए, या फिर उसके पास में कोई कार्ड वगैरह होना चाहिए, या किसी भी तरीके से जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है या फिर पब्लिक सर्वेंट जिस पर्सन के ऊपर काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ये पर्सन पब्लिक सर्वेंट है। नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन है ना, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पर प्रिविलेज दिया हुआ है, लेकिन प्रिविलेज तभी मिल सकता है जब सामने वाले इंसान को पता हो कि ये आदमी है पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। जब कोई आदमी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा होता है तो उस कंडीशन में उसको जिस पर्सन के अगेंस्ट में वो काम कर रहा है उसको अपनी अथॉरिटी बताना होगा कि मैं इस पब्लिक सर्वेंट के अंडर में काम कर रहा हूँ और ये मेरे पास अथॉरिटी है। यदि उसके पास में अथॉरिटी रिटर्न के अंदर है, यदि उसके पास में अथॉरिटी यदि रिटर्न में है, तो जब डिमांड की जाती है कि मैं कैसे मान लूँ कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो जब डिमांड की जाती है तो आप जो रिटर्न में जो आपके पास अथॉरिटी है उसको आप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन है वो ये बात करते हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा होता है तो सामने वाले इंसान को पता होना चाहिए। यदि सामने वाले इंसान को यदि पता नहीं है, मान लो उसने वर्दी नहीं पहनी है, सादे कपड़ों में है, और सामने वाले इंसान को पता नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो उस कंडीशन में वो अपना प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकता है। उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा कि आप अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते हो। यदि उसको पता नहीं है तो फिर अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है, जो कि नॉर्मल लोगों के सामने वो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 38 के बारे में। सेक्शन नंबर 38 और सेक्शन नंबर 41 आपस में कनेक्टेड है। इसमें यह बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी के लिए अवेलेबल है तो किन किन कंडीशन में आप सामने वाले इंसान की डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 41 इस बारे में बात करता है कि जो प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल है प्रॉपर्टी के लिए, तो किन केस में आप सामने वाले इंसान की डेथ कॉज कर सकते हो। तो एक तो बात करता है बॉडी के बारे में और एक बात करता है प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 38। यहाँ पर ये मतलब 7 कंडीशन दे रखी है। यदि ये कंडीशन होती है तो आप सामने वाले इंसान की डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, कैसे कि कोई भी पर्सन आपके ऊपर असोल्ट करता है और वो असोल्ट इस इंटेंशन के साथ में करता है कि वो आपकी डेथ कॉज कर दे, या फिर आपके ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे, या फिर आपके साथ में रेप कमिट करे यदि वुमन है तो। ठीक है, या फिर ग्रेटिफाइंग अननेचुरल जो लस्ट को ग्रेटिफाई करने के लिए। ठीक है, और किडनैपिंग और अबडक्शन करने के लिए,
या फिर रोंगफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए कि जब आपको पता है कि ये इसने यदि मेरे को एक बार रोंगफुल कन्फाइनमेंट कर लिया तो उसके बाद में वो पब्लिक अथॉरिटीज़ से किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन के लिए अनेबल हो जाएगा, वो उनसे प्रोटेक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। और जी ये बात करता है कि जब कोई आदमी या तो थ्रो करता है या एडमिनिस्टर करता है या अटेम्प्ट करता है क्या एसिड, और जिस कारण से आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो आपके लिए या तो एसिड को फेंकता है या फिर एडमिनिस्टर करता है। एडमिनिस्टर का मतलब होता है उसको पिलाना खिलाना, ठीक है, और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो यदि एसिड इस तरीके से काम में लिया जाता है और आपको ग्रीवियस हर्ट होने के चांस हैं वहाँ पर, तो आप सामने वाले इंसान की डेथ कॉज कर सकते हो। ये 7 कंडीशन आपको याद रखनी है। इन 7 कंडीशन के होने पर ही आप प्राइवेट डिफेंस डेथ तक कॉज कर सकते हो। डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और अबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और जब आपको पता है कि आप अनेबल हो जाओगे पब्लिक अथॉरिटीज़ से रिकोर्स लेने के लिए, उनका प्रोटेक्शन लेने के लिए, और थ्रो या एडमिनिस्टर करना या फिर उनका अटेम्प्ट करना एसिड, और उससे आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 39 ये बोलता है कि ये ऊपर दी गई जो कंडीशन है इनमें से कोई सी भी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। कोई अदर जैसे आपको नॉर्मल हर्ट पहुंचा रहा है आपको, है ना, कोई आपकी डेथ नहीं हो रही है, ग्रीवियस नहीं हो, हर्ट नहीं हो रहा है, रेप नहीं हो रहा है, जो भी ये 7 कंडीशन उनमें से कोई भी डिस्क्रिप्शन की आपके साथ में ऑफेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप डेथ तो नहीं दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको डेथ के अलावा कोई दूसरा हार्म उसको दे सकते हो, है ना, जो कि सेक्शन 37 के रेस्ट्रिक्शन के अंडर में होना चाहिए। सेक्शन 37 ये बोलता है आपको ये 2 के अंदर कि मोर हार्म दे नेसेसरी, जो हार्म नेसेसरी है आपके प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करने के लिए, उससे ज़्यादा का हार्म उसको नहीं दे सकते हो। तो ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 37 का रेस्ट्रिक्शन मानते हुए यदि ऊपर वाले कोई भी डिस्क्रिप्शन का आपके साथ में ऑफेंस नहीं हो रहा है तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, लेकिन दूसरा कोई भी हार्म कॉज कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 37 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको फोर्स यूज़ करना है, आपको प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करना है, ठीक है। सेक्शन 40 ये बात करता है कि ये जो प्राइवेट डिफेंस होता है वो कब शुरू होता है और ये कब तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जब डेंजर अराइज होता है, डेंजर किस अराइज होता है, या तो उस ऑफेंस का अटेम्प्ट होता है या फिर थ्रेट होता है, उसके एक धमकी मिलती है कि रीजनेबल आपको अप्रीहेंशन है कि यहाँ पर डेंजर अराइज हो रहा है, या तो अटेम्प्ट होता है या फिर कोई थ्रेट मिलता है उस चीज़ का, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। नॉट नेसेसरी दैट ऑफेंस हैव बीन कमिटेड, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस आपके साथ में कमिट हो, ऑफेंस कमिट होने से पहले ही शुरू हो जाता है ये। यदि मान लो अभी अटेम्प्ट हो रहा है या फिर आपको थ्रेट है और आपको रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि ये ऑफेंस मेरे साथ में होने वाला है, तो उस कंडीशन में आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। और कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक कि वो डेंजर कंटिन्यू रहता है। यदि वो डेंजर से आप बाहर निकल गए तो उसके बाद में आपके पास में कोई भी प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 41 के बारे में। सेक्शन 41 ये बात करता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपके पास में, जो प्रॉपर्टी वाला, किस कंडीशन में आप सामने वाले इंसान की डेथ कॉज कर सकते हो। फर्स्ट, यदि आपके साथ में रॉबरी हो रही है तो, या फिर हाउस ब्रेकिंग हो रहा है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, मतलब नाइट में यदि हाउस ब्रेकिंग हो रहा था, या फिर मिसचीफ बाय फायर, या फिर एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, कोई बॉम्ब हो गया, या फिर जो बोतल में जो एक उसको एक पटाखा टाइप का होता है बड़ा, तो कोई भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के साथ में आपके ऊपर असोल्ट हो रहा है किसी टेंट वेसल या बिल्डिंग के ऊपर, और ये टेंट वेसल और बिल्डिंग यूज़ में ली जा रही है तो ह्यूमन डिवेलिंग के लिए, मतलब इंसानों को रहने के लिए या फिर प्रॉपर्टी को रखने के लिए, लेकिन जो मिसचीफ है वो मिसचीफ बाय फायर होना चाहिए, या फिर कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से होना चाहिए, ठीक है। या फिर थेफ्ट हो रही है, मिसचीफ हो रहा है और हाउस ट्रेसपास हो रहा है, लेकिन ये होते हुए आपको खतरा है कि यहाँ पर डेथ हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप सामने वाले इंसान की डेथ कॉज कर सकते हो। सिर्फ थेफ्ट होना, सिर्फ मिसचीफ होना, सिर्फ हाउस स्ट्रेस होना इनफ नहीं है, आपके पास में रीजनेबल अप्रीहेंशन होना चाहिए कि आपकी डेथ कॉज हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट आपको हो सकता है। और मिसचीफ बाय फायर यानी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा, या हाउस ब्रेकिंग हो रही है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज के बाद में, यदि इस
टाइम पीरियड के बाद में होगी, मान लो दोपहर में हो रही है, तो आपके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो कि डेथ तक एक्सटेंड नहीं होता है। और जब रॉबरी हो रही होती है तो आप किसी भी इंसान की डेथ कर सकते हो जो आपके साथ में रॉबरी कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 42 ये बोलता है, ये सेम टू सेम ये जो सेक्शन 39 के ऊपर है कि वहाँ पर आपके पास में रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 37 का, ठीक है। और ऊपर दी गई कोई भी डिस्क्रिप्शन का आपके साथ में ऑफेंस नहीं हो रहा है, लेकिन अदर कोई सर्कमस्टांस है प्रॉपर्टी के लिए, तो उस कंडीशन में आप सेक्शन 37 जो कि रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप उसको हार्म दे सकते हो, उस रेस्ट्रिक्शन का ध्यान देते हुए कोई भी हार्म उसको दे सकते हो अदर देन डेथ के सिवाय, क्योंकि डेथ में आपको इन डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना होगा, ठीक है। यदि इस डिस्क्रिप्शन में दी गई कोई भी ऑफेंस होता है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो, अदरवाइज एनी अदर हार्म, कोई भी हार्म उसको दे सकते हो, लेकिन सेक्शन 37 का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 47 ये बात करता है कि कब कमेंस होता है और कब ये कंटिन्यू होता है। कमेंस मतलब कब ये प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के मामले में कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। ये बात करता है कमेंसमेंट के बारे में सभी ऑफेंस की, जैसे ही डेंजर अराइज होता है, जैसे ही आपके अगेंस्ट में डेंजर अराइज हो गया तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है, ठीक है। अब BCDE ये बात करता है कि कब तक ये कंटिन्यू रहता है, तो ये अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग है। जैसे यदि कोई थेफ्ट हो रहा है तो थेफ्ट में तब तक आपके पास में जब तक कि कंटिन्यू तब तक रहता है, जैसे यदि प्राइवेट अथॉरिटी का आपके पास में प्रोटेक्शन मिल गया है तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो आपको रिकवर हो चुकी है किसी भी तरीके से तो आपका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाएगा, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपको वो प्रॉपर्टी मिलने चाहती। या फिर रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, उस ऑफेंडर ने इफेक्ट कर दिया रिट्रीट को विद द प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी छोड़ करके भाग गया, अपने आप को उससे अलग कर लिया और वो भाग गया। तो जैसे ही वो भाग जाता है उस प्रॉपर्टी को छोड़ करके आपका प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रॉबरी के मामले में जैसे ही कोज होता है या फिर अटेम्प्ट होता है, किसका, डेथ का, हर्ट का, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ये फियर वहाँ पर होता है, ठीक है। और ये डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का या तो कोज होता है या फिर अटेम्प्ट होता है, तब तक यदि ये हो चुका है ना, होने के बाद में नहीं है, लेकिन तब तक होता है जब तक कि ये चीज़ हो जाती है। इस चीज़ के ख़त्म होने के बाद में जब तक ये चीज़ हो रही होती है तब तक आपके पास में वो प्राइवेट डिफेंस का है। जैसे डेथ यदि कोज हो चुकी है और वो भाग चुके हैं तो उसके बाद में आपके पास में कोई भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यू तब तक रहता है जब तक कि आपको फियर है उस चीज़ों का कि ये इंस्टेंट डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, या फिर अटेम्प्ट हो चुका है आपके ऊपर कि डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का, जब तक वो अटेम्प्ट हो रहा है, जब तक कि वो कोज हो रहा है डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या फिर हर्ट, ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ हो रहा होता है। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज में ये तब तक होता है जब तक कि हाउस ब्रेकिंग हो रही होती है। हाउस ब्रेकिंग हो चुकी है और वो भाग चुके हैं तो उसके बाद में आप उनके ऊपर प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 44 के बारे में। सेक्शन नंबर 44 ये बोलता है कि जब आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे होते हैं या फिर आपको करना है किसी भी असोल्ट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर रिस्क है कि किसी इनोसेंट पर्सन को कोई भी हानि हो सकती है वहाँ पे। तो आप क्या उस इनोसेंट पर्सन को मार सकते हो या फिर उसके अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, भले ही वहाँ पर कोई इनोसेंट पर्सन है जो आपके अगेंस्ट में कुछ कर भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उन सब के साथ में मिंगल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, उसको हार्म दिए बिना वो सब उनके अगेंस्ट में कोई भी प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो आप इनोसेंट पर्सन को भी हार्म दे सकते हो। जैसे कि बहुत सारे पर्सन है जो ए को असोल्ट कर रहे हैं, है ना, उनको डर है ये लोग मेरे पास आएंगे और मेरे को मार देंगे, ठीक है, तो इसके पास में गन वगैरह है, तो यदि ये इनके ऊपर फायर कर दे तो बच जाएगा, लेकिन उन 4-5 लोगों में एक इनोसेंट पर्सन भी है ना, तो इसको इनके ऊपर फायर करना होगा, तो इस पर्सन को भी डेंजर है,
तो इस पर्सन को डेंजर होते हुए भी यदि इसको कुछ हो भी जाता है तो ये इस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा। इस पर्सन के वहाँ पर होते हुए भी इसके पास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, ये वहाँ पर यूज़ कर सकता है इन सब के अगेंस्ट में। ठीक है, रिस्क यदि इनोसेंट पर्सन को है, यदि प्राइवेट डिफेंस में होता है तो वो रिस्क ले सकता है। थैंक यू। ये प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। अब आगे आने वाली वीडियो में हम जो चैप्टर 4 है जो उसके बारे में बात करेंगे, जो कि अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट के बारे में। थैंक यू।